गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो हमने हिस्ट्री की सीरीज़ लगाई है, तो आज हम हिस्ट्री का अगला पेज पढ़ेंगे, जिसमें जो है हूण शासक जो है गुप्तोत्तर काल, हूण भी कैसे आए थे, कितने में हूण यहाँ आए थे, ठीक है। और हर्षवर्धन कब जैसे यहाँ पे आए थे, तो इसका वर्णन जो है हम आज इस स्लाइड में करेंगे। ओके, तो ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और इन क्वेश्चनों को मेरे साथ लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि 500 ईस्वी में किस हूण शासक ने हिमाचल प्रदेश सहित भारत में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। तो 500 ईस्वी में कौन सा हूण शासक आया था, वो था तोरमान, ठीक है। भारत का एटिला कहलाने वाले मिहिर कुल हूण को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, जिसके बाद वह भागकर कहीं और बन बैठा, भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा था। तो वो था यशोवर्मन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि भारत का एटिला है ना, कौन था वो, यशोवर्मन, ठीक है। मिहिरकुल को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, कि जिसके बाद वह भाग करके कश्मीर का धोखे से राजा बन गया था, है ना। तो वो कौन था, यशोवर्मन, ठीक है। गुर्जरों का संबंध जो है वो किससे जोड़ा जाता है, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हूणों से जोड़ा जाता है, ठीक है। गुर्जरों का जो है वो हूणों से संबंध जोड़ा जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ठाकुर शब्द यू वे तोखरी कबीले का शब्द जो मूलतः कहाँ के निवासी थे, अरल सागर के। हिंदुस्तान के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था, तो ये था 75 मील, ठीक है। इसमें से आपने याद रखना है कि गुर्जरों का संबंध जो है वो किससे जोड़ा जाता है, वो हूणों से जोड़ा जाता है, ठीक है। हिंदुस्तान ने भारत की यात्रा किस वर्ष की, तो ये 629 BC में की, ठीक है। आगे हैं सन 480-490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था, तो किसने किया था, तोरमान आया था उस टाइम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो तोरमान कौन था, तो कौन था तोरमान, तोरमान जो है वो क्या था, एक हूण आक्रमणकारी और शासक था जो 500 ईस्वी में आया था, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये 5वीं शताब्दी में आया एक हूण आक्रमणकारी शासक था, ठीक है। अपने वर्णन में किसने त्रिगर्त को पूरब व पश्चिम 267 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया है, तो किसने बताया है त्रिगर्त को, ये बताया है हेनसांग ने, ठीक है। तो इसमें आपने याद रखना है कि हेनसांग जो है वो उसने भारत की यात्रा किस वर्ष की, 629 ईस्वी में, और किस में वो भारत में आया था, ये आपको पता होना चाहिए। ह से आपने याद रखना है कि हेनसांग जो है हर्षवर्धन किस में जो है वो भारत में आया था, ठीक है। उसमें यहाँ का कौन था राजा, तो हर्षवर्धन था, ठीक है। तो आपने याद रखना है, तोरमान भी याद रखना है जो एक हूण आक्रमणकारी था, है ना। और ये कुल्लू में आया था हेनसांग, तो हेनसांग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था, तो ये 75 मील का था, ठीक है। आगे करेंगे हम मध्यकालीन आक्रमणकारी। तो मध्यकाल में जो है महमूद गजनबी आया था, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, है ना। तो महमूद गजनबी जब हिमाचल में आया था, तो वो 1009 ईस्वी में जो है हिमाचल में आया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, आनंदपाल को हराने के बाद जो है नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा, है ना। तो 1009 ईस्वी में आया था। तो उसमें जो है आप मुझे बताएंगे कि नगरकोट के इसमें जब वो नगरकोट का उसने आक्रमण किया था नगरकोट पर, तो उसमें वहाँ का राजा कौन था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको कांगड़ा के समय जो है बता दिया है कि महमूद गजनबी, ठीक है, गज मतलब बहुत ज़्यादा गज वाला है, तो कौन उसमें आया था,
तो वहाँ जो है वो कांगड़ा का उसमें कौन राजा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा व गजनबी शासन की समाप्ति की। तो महमूद गजनबी 1023 ईस्वी तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार कर लिया, है ना। और आनंदपाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत 1026 ईस्वी में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आ गया। ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना है कि त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल। ठीक है। यहाँ त्रिलोचन पाल है। ठीक है। यहाँ जैसे जो है जहाँ आपका लिखा है कि उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के बाद, तो उसके पहले जो है अधिकतर हिस्सों पर अधिकार कर लिया। और त्रिलोचन पाल, ठीक है, त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत जो है वो 1026 ईस्वी में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आ गया। तो महमूद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया और सल्तनत काल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ? तो किससे हुआ था? तो था जयपाल से सामना हुआ था। सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और मंदिरों को तोड़ा? तो कौन है ये? महमूद गजनबी। तो 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? महमूद गजनबी, क्योंकि जयपाल के साथ इसके युद्ध हुए थे। ठीक है। तो जयपाल को इसने हरा दिया था। ठीक है। महमूद गजनबी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो ये आपने याद रखना है, नगरकोट कांगड़ा पे 1009 ईस्वी। इसकी आपने डेट याद रखनी है कि 1009 जो है 1009 डेट आपने इसकी याद रखनी है। सॉरी, सन जो है वो 1009 आपने याद रखना है। ठीक है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? तो कौन था? देखो मैंने आपसे पूछा भी था, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि जगदीश चंद जो है, जब महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ तो सारे जग को हराने वाला कौन था? गजनबी था। ठीक है। सबसे पहले आया था ये। ठीक है। ये आपने याद रखना है। ठीक है। गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं सदी के अंत में हिंदू शाही वंश के अधिकार क्षेत्र में जो है आक्रमण कर लिया था, अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था? तो कौन था वो? पहला सुल्तान कौन था? वो था सुबुक्तगीन था। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा? तुर्क था ना ये महमूद गजनबी, तो कब तक रहा था? अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो 1043 ईस्वी तक। ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपने इस तरह याद रखना है। महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डेडेस हथियाया गया और लूटा गया। कितने सन में जो है कांगड़ा का किला जो है हथियाया गया और लूटा गया? ये आपने सन जो है वो याद रखना है, 1009 ईस्वी में। ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि 1009 ईस्वी जो है आपने याद रखना है। ठीक है। 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो किसने किया है? वो है आपका महमूद गजनबी। ठीक है। याद रखना है, महमूद गजनबी ने जो है 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस तरह आपको मतलब 3-4 बार जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको जो है इसके सन जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है। महमूद गजनबी, मैंने आपको पहले भी जब कांगड़ा का हमने अध्ययन किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनबी के समय जो है वो कांगड़ा का कौन सा शासक था उसमें? तो वहाँ था जगदीश चंद। ठीक है। तो इस तरह जब आप रिलेट करोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगीन के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फीले तूफान आ गए थे। ठीक है। महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो कौन से मंदिर को नष्ट किया था इसने? तो था कौन सा मंदिर था महमूद गजनबी के समय? तो ब्रजेश्वरी। ठीक है। याद रखना है, ब्रजेश्वरी को इसने नष्ट किया था। महमूद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो महमूद गौरी के समय जो है वो विजय बर्मन था। 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया और आपको याद रखना है ना।
मैंने आपको महमूद गजनवी का भी बताया था, फिरोज शाह का भी बताया था, तैमूरलंग किसमें जो है वो कौन था, पूरे मैंने आपको जो है डिटेल से याद करवाए हैं। ठीक है, ये देखो आगे अब सल्तनत काल। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में आपका बाबर का है ना। तो उससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा, तो ये देखो आ गया ना, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कौन था, पृथ्वी चंद था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें जो है नगरकोट के राजा पृथ्वी चंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। और फिरोज शाह तुगलक के इसमें कौन था, राजा रूपचंद। ठीक है, तो 1360 ईस्वी में जो है वो राजा रूपचंद से सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण कर डाला। ठीक है, याद रखना है आपने कि फिरोज, मैंने कैसे याद करवाया था आपको कि फिरोज का रूप जो है वो बहुत सुंदर है ना। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब पृथ्वी के बिना हम जी ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी के बिना हम नहीं जी सकते। तो आपने याद रखना है कि पृथ्वी के बिना कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और गजनवी, ठीक है, तो उसमें कौन था, जगदीश चंद। ये मैंने आपको पता नहीं कितनी बार याद करवा दिए होंगे, तो आपको अब पूरी तरह से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण कर दिया था। तो कांगड़ा अभियान और नगरकोट का घेरे का जिक्र तारीख ए फिरोजशाही फरिश्ता और तारीख ए फिरोजशाही में मिलता है। तो राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर से घेरा उठा लिया गया और रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। तो फिरोज शाह तुगलक 1365 ईस्वी में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत पुस्तकें जो है फारसी में अनुवाद करने के लिए साथ ले गया। और मैंने ये आपको करवाया था कि फारसी में अनुवाद जो है इसका किसने किया है, तो किसने किया है, अजुद्दीन खालिद खानी ने किया है। और पुस्तक का नाम दलाई ए फिरोजशाही रखा गया। ठीक है, याद रखना है आपने कि ज्वालामुखी मंदिर से जो है ये किताबें ले गया था, है ना। और उसको किस में ट्रांसलेट किया था, तो पर्शियन में या फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो आपने इसका याद रखना है। और राज रूपचंद की 1375 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना। सागरचंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नसीरुद्दौला ने जो है कांगड़ा में शरण ली। ठीक है, आगे हैं तैमूरलंग। जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया तो कांगड़ा का राजा कौन था, मैंने आपको करवाया था, तो कौन था, मेघचंद। ठीक है, कांगड़ा का राजा कौन था, मेघचंद था। ठीक है, याद रखना है आपने। जब तैमूरलंग का आक्रमण हुआ 1398 ईस्वी में, ठीक है, तैमूरलंग ने वापसी में 1399 ईस्वी में शिवालिंग क्षेत्रों पर आक्रमण किया। और तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंदूर नालागढ़ का शासक कौन था, आलमचंद था। ठीक है, तो आलमचंद था जिसने जो है तैमूरलंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूरलंग जो है हिंदूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया और उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर भी आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, तो आगे करेंगे हम इसके क्वेश्चन। देखो, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको जो है इसका इतिहास, हिस्ट्री जो है पूरी तरह से याद हो जाएगी कि हाँ ये हमने पहले भी किए थे, तो ये मतलब रिलेट करेंगे ना, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपने वीडियो एक बार नहीं 2-3 बार देखनी है ताकि आपको ढंग से याद हो जाए। ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला तो और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है कि दिल्ली तक पहुंचने वाला कौन सा था, तो रूपचंद था। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस किया, तो 1398-99 ईस्वी में। वह मुसलमान कवि कौन था जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में, देखो ज्वालामुखी मंदिर और फारसी में अनुवाद किया था, तो आजुद्दीन खालिद खानी। किस मंदिर से लाई, ज्वालामुखी मंदिर से लाई। कितनी पुस्तकें लाया, तो आपने याद रखना है कितनी पुस्तकें लाया था,
ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि इतनी पुस्तकें जो है वो लेके आया था। ठीक है, 1300 पुस्तकें लेके आया था। ठीक है, कौन सा शासक कांगड़ा के कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और कौन सा राजा? फिरोज जो है वो रूपवान है। ठीक है, पृथ्वी के बिना हम कुछ भी नहीं है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पृथ्वी चंद। ठीक है, इस तरह से आपने बार बार रेट करना है तो आपको ये याद हो जाएंगे। तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया? तो मेघचंद। 1351 ईस्वी में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया? तो राय रूपचंद ने। किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया था? तो कौन था वो? उत्बी। ठीक है, उत्बी ने जो है बीच में वीडियो रुक गई थी। ठीक है, तो उत्बी ने जो है ये किया था। ठीक है, आगे करेंगे हम। जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 ईस्वी के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली? तो कहाँ शरण ली थी? तो उसने शरण ली थी सिरमौर की पहाड़ियों में और कांगड़ा के किले में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि रूपचंद था। ठीक है, 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले का 6 माह तक घेरे में रखा और अंततः इसके शासक को समर्पण के लिए मजबूर किया? तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी का समकालीन था? तो ये था भीलपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? तो कब जीता था? 1337 ईस्वी में। ठीक है, आगे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो कौन था? अभी बताया मैंने आपको, पृथ्वी चंद, कि पृथ्वी के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका आपने सन याद रखना है, 1337 ईस्वी। ठीक है, वे 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? तो थी ज्वालामुखी मंदिर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ज्वालामुखी मंदिर में ये था। और ब्रजेश्वरी मंदिर में जो है वो कौन गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में। सन आपने याद रखने हैं एक दो, है ना। 1398 ईस्वी में जो है तैमूर लंग ने जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के समय 1398 ईस्वी में जो है हंडूर का शासक कौन था? तो था आलम चंद। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो कौन था? जसपाल। ठीक है, आगे है मुगल काल। मुगल काल तो आपको पता होगा कि बाबर ने जो है 1526 से 1887 ईस्वी तक जो है वो मुगल काल रहा है आपका। ठीक है, तो बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मुल्लौट में अपनी चौकी स्थापित की। तो बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में जो है वो मुगल वंश की स्थापना की। तो ये पूछा जाता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। और कब करी थी? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला भी है जो इसने युद्ध लड़े थे कि पानी पिया, खाना खाया और चल दिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।